Assalamu alaikum. You are watching Ariba Fatma from channel New BS Education. Today we will cover a topic from cross-cultural communicational and translational skills, the course code EWRT 102. Topic of our today's discussion will be glozing the folk tales. फोक टेल्स असल में होती हैं लोक कहानियाँ, और ग्लोजिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम लोग किसी चीज़ को याद रखने के लिए, उसे मेमोराइज़ करने के लिए अपने कुछ रिकॉलिंग पॉइंट्स बनाते हैं, हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उसके मीनिंग्स लिखते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग असल में ग्लोजिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग फोक टेल्स को ग्लोज करेंगे तो हम लोग उसमें चंद चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्लोजिंग क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग उसकी चंकिंग करेंगे, उसके चंक्स बनाएंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे जो हम लोगों ने SQ3R टेक्निक पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके मुताबिक फिर हम उसका कोई एक ड्राफ्ट बनाएंगे इनिशियल सा, फिर दोबारा क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसकी रिवीजन करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे उसे, और उसके बाद हमारा जो एक प्रोसेस है या हमारा जो ड्राफ्ट है उसकी फाइनलाइजेशन हो जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक या फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है कि ग्लोजिंग असल में होती क्या है, व्हाट अ ग्लोजिंग इज़। ग्रीक वर्ड है जी ग्लोजा। ग्लोजा मीन्स टंग या लैंग्वेज या इवन ऑब्सक्योर वर्ड। ऑब्सक्योर वर्ड क्या होता है कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, जिसके बारे में आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, किसी से पूछने की ज़रूरत है, या किसी चीज़ से आप लोगों को थोड़ा वेरीफाई करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं कि ग्लोजा या ग्लोज करना। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो कहते हैं हम कि अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिफ़िकल्ट और ऑब्सक्योर वर्ड और एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसकी छोटी सी कोई एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, या उसको हाईलाइट कर लेते हैं, या उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर उसका कोई मीनिंग लिख लेते हैं, या साथ में कोई निशानी ऐड कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब हम ये टर्म पढ़ें या ये लाइन पढ़ें या ये पैसेज पढ़ें तो हम लोगों को फ़ौरन से इसका असल कॉन्सेप्ट या इसका एक मेन आइडिया याद आ जाए। फिर इसमें हम लोग असल में कर क्या रहे होते हैं, एक फ़िनोमेना हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग एक डिसेप्टिव सी अट्रैक्टिव अपीयरेंस देते हैं बेसिकली पैसेज को या अपने पीस ऑफ टेक्स्ट को, ताकि हम अच्छी तरह से इसे नेक्स्ट टाइम रिकॉल कर सकें। अब डिसेप्टिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस क्या होती है कि एक मतलब थोड़ा धोखा ही दे रहे होते हैं हम अपने माइंड को बेसिकली। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मुझे कोई भी चीज़ है ना, जब मैं उसे फ़र्स्ट टाइम भी रीड करती हूँ ना, तो मैं उसे अंडरलाइन लाजमी करती हूँ। फिर कोई वर्ड है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही है ना, तो मैं उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर लेती हूँ, या इवन उसे हाईलाइट कर लेती हूँ, या किसी से पूछ के उसके ऊपर उसका कोई मीनिंग या उसका कोई कॉन्सेप्ट या उसका कोई कोर पॉइंट लिख लेती हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ती हूँ ना, तो मुझे वो इजी हो जाता है, मुझे याद आ जाता है कि मैंने इसमें ये पॉइंट लिखा था, तो उस टाइम पे मेरी किसी से ये बात हुई थी, या मैंने इसके मुतालिक ये कंसर्न किया था, ये सर्च किया था, तो फिर मैंने ये लिखा था। तो असल में मैं क्या कर रही होती हूँ, थोड़ा सा उसे डिसेप्टिव बना रही होती हूँ, अट्रैक्टिव भी बना रही होती हूँ साथ साथ, बाय हाईलाइटिंग या बाय यूजिंग डिफरेंट कलर ऑफ द मार्कर और पॉइंटर वट एवर आई यूज़। तो मैं उसे डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव बना रही होती हूँ, ताकि मेरा माइंड उसकी जो मुश्किल होना है उसकी तरफ ना जाए, बल्कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो के उसकी जो चीज़ असल कॉन्सेप्ट है, उसका जो कोर पॉइंट है, मुझे वो याद आ जाए। फिर इसी तरह से जो ग्लोजिंग की अगर हम लोग थोड़ी और डिटेल में जाएँ कि ग्लोजिंग क्या होती है, तो हम लोग एक नॉर्मली जो मतलब एक वर्ड यूज़ करते हैं या एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जिससे हम कहते हैं कि ग्लोज ओवर समथिंग, यानी या तो किसी मामले को इतनी अच्छी तरह से ग्रिप के साथ टैकल कर लें, या फिर उसे बिल्कुल ही ना छेड़ें। यानी जैसे वो होता है ना मिट्टी पाव, वो भी इसी की सेंस में आता है कि या तो फिर उसे अच्छी तरह से कर लो, या फिर बस मिट्टी डालो। बाद आ जाता है कि हाउ टू ग्लोज अ फोक टेल और पीस ऑफ टेक्स्ट, यानी हम लोग किसी भी चीज़ को उसकी ग्लोजिंग करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे पीछे भी बता चुकी हूँ कि हम उसकी चंकिंग करते हैं। चंकिंग करना मीन्स कि हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, छोटे चंक्स बना लेते हैं, या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को उसे हैंडल करना ईजी हो जाए।
बिकॉज़ हम लोग ना तो बहुत ही लंबी चीज़ों को कभी भी हैंडल कर सकते हैं और ना ही बहुत छोटी। सो इंटरमीडिएट दरमियाने साइज़ की चीज़ को हैंडल करना हमेशा आसान होता है, बजाय इसके कि आप बहुत लंबी या बहुत छोटी चीज़ को पकड़ें। सो हम लोग इसके एक मुनासिब से साइज़ के इंटरमीडिएट चंक्स बना लेते हैं किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट के, इवन फोक टेल के भी। मतलब उसमें से हम कोई पैराग्राफ ले सकते हैं, इवन पैराग्राफ में से भी कुछ सेंटेंसेस ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसमें SQ3R टेक्निक हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम सर्च करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर 3 तरह के आर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रिसाइकल होता है, रिवाइज होता है और उसके मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं यूज़ करने की। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करेंगे उस टेक्निक में से। क्वेश्चंस कौन से हम पूछेंगे अपने आप से आफ्टर मेकिंग दैट चंक? वो क्वेश्चंस हैं जी ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो जब हमने वो चंक लिख लिया है ना, तो हम लोगों ने देखना है कि जो ये चंक है या ये जो पैसेज हमने निकाला है पूरे ओवरऑल में से, ये मेरे ओवरऑल आइडिया से कैसे रिलेट कर रहा है, ये उसको कैसे मैनेज कर रहा है, या इसके साथ उसकी रेलेवेंसी किस तरह की बन रही है। जो हम लोगों ने बेसिकली कन्वेंशनल मैक्सिम्स में भी देखा था ना कि हम उसकी रिलेटिविटी या उसकी रेलेवेंस चेक करते हैं, सो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ये जो पैराग्राफ है या ये जो सेंटेंसेस मैंने निकाले हैं, ये किस चीज़ के बारे में हैं, ये क्या बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये हेल्पफुल हैं, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरा ओवरऑल आइडिया है, ये उसको किस तरह से और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे एडवांस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो चंक्स हैं, ये इसी जगह पे जहाँ पे ये हैं, इनकी प्लेसमेंट ठीक है या इनकी प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए, हमें किसी और जगह पे इन्हें प्लेस करना चाहिए, यानी 3 को 2 की जगह पे कर देना चाहिए, या ये 3 जो है वो 3 नंबर पे ही ठीक है और ये क्यों कहीं और नहीं ठीक। मतलब ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि वो उसकी जो प्लेसमेंट है ना, उसको अच्छी तरह से देखेंगे और उसकी प्लेसमेंट को एक तो वैसे देखेंगे ना कि मतलब सूटेबिलिटी वाइज, फिर उसे लॉजिकली भी चेक करेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से करेंगे रिगार्डिंग द पैसेज, रिगार्डिंग द चंक्स दैट वी हैव ड्राफ्टेड फ्रॉम द ओवरऑल पैसेज। फिर इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी ऑफ कोर्स देंगे। आंसर जो है ना वो होने चाहिए इन क्वेश्चंस के, जो हम लोग आंसर है ना वो हमेशा लिखेंगे एट द मार्जिन्स ऑफ आर रफ ड्राफ्ट। यानी हम ये रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं ना, जिस पे बेसिकली हमने पहले अपना चंक लिखा है निकाल के वहाँ से पूरे पैसेज में से, अब उसी के मार्जिन्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो रफ सा ड्राफ्ट है ना वहाँ पे लिख देंगे अपने आंसर्स, जो कि हम उन क्वेश्चंस के मतलब वहाँ पे एरो लगा के आप लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इमेजेस भी ऐड किए थे, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग बेसिकली ग्लोसिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स पे लिखने बेसिकली ग्लोसिंग होता है। सो हम लोग उसके मार्जिन्स पे लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उन्हें अपनी ज़ुबान में लिखेंगे जिसमें हमें कन्वीनियंस होगी। हम उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या 2 लैंग्वेजेस को मिक्स करके लिख सकते हैं, या किसी भी और ज़ुबान में, या कोई हम लोग सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक की एग्जांपल दी थी कि की पॉइंट के लिए मैंने जस्ट एक की का फिगर, एक की का आइकॉन बना दिया था। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोग अपनी एक लैंग्वेज सेट करके उसके मुताबिक हम लोग बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है या कोई डेविएशन आपको लग रही है कि वो आपके मेन आइडिया के साथ रिजाइड नहीं कर रहा है, तो आप फिर वहाँ पे एडिटिंग मस्ट करेंगे। एडिटिंग के बगैर आप आगे नहीं चलेंगे। फिर जब आपने एडिटिंग भी कर लिया ना, पहले क्वेश्चंस बनाए, फिर उनके आंसर्स लिखे, फिर एडिटिंग कर ली अगर कोई मसला था, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि दोबारा एक लिस्ट बनाएंगे अपने ग्लोसेस की, जो पहले आपने मार्जिन्स पे लिखे थे। फिर इससे क्या होगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं ना उनको सॉर्ट आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आप लोग क्या करें, इन ग्लोजेस के आपस में कनेक्शन देखें कि कौन सा जो ग्लोज है वो किसके बाद आना चाहिए और ये आपस में किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। फिर आप उनको टैली करें अपने जो मेन आइडिया, आपका जो मेन पर्पस, आपका जो मेन थीसिस है उसके साथ, और फिर अपने माइलस्टोन्स को ड्रॉ करें, यानी आपको किस तरह से काम करना था, क्या ये उसके साथ रिजाइड कर रहा है या नहीं, या यहाँ कहाँ पे आपको चेंजिंग की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आप अपने जो इनिशियल ड्राफ्ट एक बन गया है ना उन ग्लोसेस को लिखने के बाद, लिस्ट बनाने के बाद, फिर आप उसे रिवाइज़ करेंगे।
रिवाइज़ करने में आप चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस फिर से अपने आप से करेंगे और आप लोग चेक क्या करेंगे कि आपका जनरल आइडिया क्या था, पर्पस क्या था उस ग्लॉस को असल में बनाने का, उस थ्रिक ट्रांसलेशन के एक प्रोसीजर को करने का, वो आप आइडिया अपना चेक करेंगे, एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या जो आपकी ये ग्लोजिंग है ये आपके उस आइडिया के साथ कोहियर भी कर रही है या उससे डेविएट कर रही है। पर अगर डेविएट कर रही होगी तो ऑफ कोर्स आपको एडिटिंग करके उसे चेंज करना पड़ेगा। रिवीजन में हमेशा यही हम चीज़ें चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपने इसके अंदर अपनी इंटेंशंस को इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस भी करवाया है, उसके अंदर शामिल किया है या नहीं। ये क्योंकि ये बहुत मस्ट होता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में एक दफ़ा ये बता दें कि आपका असल में पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपने हर जो पैराग्राफ लिखा है उसका टॉपिक सेंटेंस बनाया है। हर पैराग्राफ का एक वन लाइनर लाजमी होना चाहिए, एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो कि अगर आपका कोई इंसान आपका मतलब पेपर पढ़ रहा है ना, तो वो आपका पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़े तो उसे फर्स्ट या लास्ट लाइन में आपका वो टॉपिक सेंटेंस मिल जाए जिससे आपके पूरे पैराग्राफ की उसे समझ आ जाए, जो उसका थीम हो। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने ऑर्डर बनाया है अपने पैराग्राफ्स का या अपने ग्लॉसेस का या अपने किसी भी ड्राफ्ट का, वो सही है या नहीं, उसकी रेलेवेंसी को चेक करेंगे अगेन। फिर उसके बाद आप लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि क्या मेरी कंक्लूजन जो है वो मेरे तमाम पॉइंट्स को समराइज़ कर रही है या नहीं, या कोई पॉइंट मेरा मिस तो नहीं हो रहा है, या मैंने सबको टाई अप किया भी है या नहीं। तो ये सारा कुछ आप लोग चेक करेंगे एक दफ़ा। फिर इसके बाद आप लोग अपना जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे बाय डूइंग ऑल दिस। फिर इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जो ग्लोजिंग हम लोग बेसिकली कर रहे हैं या ग्लोजिंग नॉर्मली हम लोग करते हैं, ठीक ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या हमारे जो लिटरेचर के रिव्यू में। हम लोग ग्लोजिंग मेनली कर रहे होते हैं जब हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं या हम लोग स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग मेनली जब हम लोग लिटरेचर का मतलब मुतालिया कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे ग्लोजिंग का सहारा लेते हैं। फिर ग्लोजिंग हमारी हेल्प किस तरह से करती है? इट हेल्प्स अस इन मेकिंग कनेक्शंस नीडेड फॉर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो एज इट इज़ उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है या इट इज़ इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्लोजेस बनाते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर उनके कनेक्शंस जोड़ लेते हैं आपस में, जो कि हमारे उस चीज़ के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें। फिर हम लोग इस सब के साथ जब हम लोग उसका कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो हम अगर उस पर अपना कोई पीस ऑफ वर्क क्रिएट करना चाहें तो वो बहुत आसानी से कोहेसिवली एंड वेरी कंसाइजली हम लोग उस पर कुछ लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं ना, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी का रिव्यू ले रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ सबके साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।